आलोक एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है G7 की मीटिंग और उसके साथ भारत की भूमिका कोरोना के परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में हम लोग देखेंगे। जो G7 की मीटिंग है ये इंग्लैंड में आयोजित की जा रही है और इसमें 7 प्रमुख देश हैं, जैसे उसमें से कुछ देश हैं जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, अमेरिका है। इस तरह के देश मिलकर के दुनिया की प्रमुख 7 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, जापान और भारत जैसे राष्ट्राध्यक्षों को या भारत जैसे देशों को भी इसमें बुलाया गया है एज ए गेस्ट। भारत संभवतः दूसरी बार एज ए गेस्ट इसमें शामिल हो रहा है। देखिए, जो G7 के जो डिक्लेरेशंस आए हैं वो डिक्लेरेशन क्या कह रहे हैं कि अब हम दुनिया के 7 प्रमुख देश, दुनिया की गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे मुफ्त में। इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ अब चाइना है, दूसरी तरफ दुनिया के 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं G7 के रूप में, और उसके साथ साथ भारत जैसे, साउथ अफ्रीका जैसे, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी उसके साथ हैं। तो अगर इसे हम बात करें तो G11 हो जाता है। G7 + 4 = G11। दुनिया में अगर G11 बात कर दें तो दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन का, दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी का G11 रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन अगर आज के न्यूज़पेपर को एनालिसिस करो तो चीन क्या खींच निकाल रहा है, किस बात की खींच निकाल रहा है? कह रहा है G7 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत छोटा है। अब दुनिया के कोई भी राष्ट्र इस तरह से दुनिया के देशों पर अपने विचारों को थोप नहीं सकता है। आप देखिए, स्वयं अकेला राष्ट्र पूरी दुनिया को कोरोना जो फैला रहा है, जो पूरी दुनिया को, मानवता को खतरे में रख रहा है, अकेला चाइना है। वो क्या कह रहा है कि G7 + 4 G11, अगर हम इसे नया नाम दें तो ये जो G11 है आज की डेट में, ये पूरी दुनिया का न केवल आर्थिक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहा है बल्कि जनता के पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़े हिस्से का, क्योंकि इसमें भारत भी शामिल है और हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। तो वैसे भी जनसंख्या मामले में भी जो G11 है, जिसे मैं नई भाषा में G11 कह रहा हूँ, हो सकता है नए समय में ये G7 G11 के रूप में या G20 के रूप में जाना जाए। तो ये जो राष्ट्रों का एक समूह है, ये धरती के आर्थिक और लोगों दोनों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जिसे चाइना G7 के छोटे लोगों का समूह कह के उसे बदनाम करने का या उसको हल्का बताने का प्रयास कर रहा है। और आप सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब इस तरह के बयान आते हैं तो उन बयानों के मतलब भी बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखते हैं न्यूज़पेपर में तो G7 में $40 ट्रिलियन के आसपास, लगभग $400 अरब के आसपास धन की व्यवस्था की गई है। और चीन की वो जो आर्थिक आतंकवाद है, चाइना का ये जो आर्थिक या इकोनॉमिक टेररिज्म है, आर्थिक आतंकवाद है, ये दुनिया को बहुत ज़्यादा जो परेशान कर रहा था। और चीन उसे CPEC या OBCR के माध्यम से जो है दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था, CPEC के माध्यम से। उसके बदले में अब हम $400 अरब या $40 ट्रिलियन से दुनिया को नई तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भारत पहले अपने लेवल पर पूर्व की ओर देख की नीति से शुरू किया था, और इस समय हमने और भी ज़्यादा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इनसे उन रोडों को हमने पिछले एक वीडियो में बताया था कि भारत जो है चीन के जो CPEC है उसकी तुलना में अपनी एक नई व्यवस्था बना रहा है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन देशों को म्यांमार होते हुए और भारत से जोड़ते हुए पश्चिमी बंदरगाह से फिर अफ्रीका और एशिया के साथ व्यापार में जोड़ेगा। ये भारत अकेले कर रहा था। अब क्या हो रहा है? अब दुनिया की ये 7 बड़ी इकोनॉमी और 4 बड़े देश यानी G11 तथा जिसे हम वर्तमान में G7 + 4 कह सकते हैं, इन्होंने मिल करके अब तो उसके लिए बजट स्वयं निर्धारित कर दिया है। इससे होने क्या वाला है? इससे ये होने वाला है कि चाइना की जो आर्थिक आतंकवाद है, इकोनॉमिक टेररिज्म है, ये इकोनॉमिक टेररिज्म को G11 मिल करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, एक नया टर्म मैंने इजाद किया है, शायद मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, चाइना का आर्थिक आतंकवाद, इकोनॉमिक टेररिज्म।
इसको बहुत समझना है। चाइना ने क्या किया? चाइना दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में एक है और वो चीज़ों को बर्दाश्त करता रहा, विश्व के उस गलतियों को, उसके साथ किए गए शोषण को। ये बात मानता हूँ मैं। और उसके बाद कुछ, लेकिन क्या शोषण का मतलब शोषण है, हत्या का मतलब हत्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना दुनिया में। सिविलाइजेशन का मतलब यही है। तो चाइना जब धीरे धीरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया, जब इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गया, तो उसने रिपल्ट करना शुरू किया। और वो रिपल्सन में क्या हुआ? पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो उसे एन के एन प्रकार है। और सबसे बड़ी बाधा थी पूरी दुनिया को गुलाम बनाने में है, वो है भारत। क्यों? क्योंकि जो चाइना ने वन बेल्ट सीपीईसी बनाया या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बनाया, उसमें सबसे पहली जो बाधा वो भारत के रूप में है। क्यों? ये चाइना का जो मेन जो सीपीसी रोड है, जो पाकिस्तान और चाइना गलियारे के रूप में जो डेवलप हो रहा है, वो भारत के पीओके से जाएगा। तो चीन की वो जो नीति थी कि जो सीपीसी का निर्माण कर लेगा, भारत को मना लेगा, वो फेल हो गई। क्योंकि भारत की जो वर्तमान सरकार है वो मानने से मना कर रही है। उसे चीन मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसके पहले की सरकारों को चाइना मैनेज कर लेता था। अगर ये नहीं, इसमें भारत में दूसरी सरकार होती तो ये सीपीसी सक्सेस हो गई होती और G7+4 की मीटिंग है, इस मीटिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। हाँ, हालांकि लॉन्ग टर्म में भारत को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। अब क्योंकि जो भारत ने 5 अगस्त 2019 की स्थिति कर दी, 370 को वीक कर दिया और उसके साथ में सीपीसी को कमजोर किया, और उसके साथ में सीपीसी के एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जो सबसे पहले सीपीसी का भारत ने विरोध किया। तो उसके बाद की क्या स्थिति आने वाली है? वो स्थिति ये है कि सीपीसी कमजोर हो रही है और अब वो पहले भारत अकेले विरोध कर रहा था, अब उसका विरोध G7 कर रहे हैं, दुनिया के और सारे बहुत बड़े देश कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे देश कर रहे हैं। यानी भारत ने चीन के सामने सबसे स्ट्रांग रिएक्शन पहले इंडिया का था। फिर उसके बाद, क्योंकि उस समय तक तो कोरोना नहीं आया था जब हमने विरोध करना शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों ने कोरोना के बाद चीन के वास्तविक चरित्र को समझ पाए, और उस वास्तविक चरित्र को समझने के बाद फिर चीन का व्यापक विरोध शुरू हुआ। और G7 की जो मीटिंग चली कल, उस मीटिंग में चीन को खत्म करने के लिए, चीन के आर्थिक आतंकवाद और राजनीतिक दादागिरी को खत्म करने के लिए G7, या जिसे हम G7+4 के नाम से, या अगर मैं कहूँ तो G11 के रूप में जो ये राष्ट्र सामने आए हैं, ये चीन को चुनौती दे रहे हैं। और चीन या तो झुकेगा या खत्म होगा। अब चीन के अच्छे दिन गए, अब उसके बुरे दिन आने शुरू हो गए। आप ये मेरा विश्लेषण मेरा YouTube वीडियो में पड़ा रहेगा। आप आने वाले 1 से 2 से 3 साल के अंदर इस विश्लेषण को एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रों की नीतियां ना तो एक दिन में बनती हैं, ना एक दिन में बिगड़ती हैं, और ना ही एक दिन में, उसके 2 महीने में, 4 महीने में उसके कोई बहुत बड़े प्रभाव आते हैं। प्रभाव आने में भी समय लगता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीन में उसका जो आर्थिक आतंकवाद है वो खत्म हो जाएगा और उसकी राजनीतिक दादागिरी भी समाप्त हो जाएगी। G7 की मीटिंग का ये वो जिस्ट मैंने बताया है जो संभवतः आपको दूसरे एनालिसिस में नहीं मिलेगा। मैंने उन बिंदुओं को नहीं छुआ है कि क्या कह रहे हैं, वो बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैंने वो बताने का अपने ज्ञान से प्रयास किया है जो आपको एक बेहतर समझ निर्मित करने में मदद कर सकेगा। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।